अच्छा देखो, इसमें अब मैं सिनर्जी का ही पेपर लेकर के आया हूं दोबारा से, सिनर्जी का वो जो पेपर दिया हुआ था, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे जो बच्चों ने लिखे थे, उनमें से मतलब बिल्कुल वैसे डिटो क्वेश्चन मैंने नहीं उठाए हैं, लेकिन हाँ वैसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा एंड में जाकर के कि तुम्हें और क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। अगर किसी को ये पूछना है कि सर इसकी हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, एप्टीट्यूड की बहुत बच्चे पूछते हैं सर कहाँ से करें, तो भाई देखो इसकी प्रैक्टिस जो है वो इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट है, या तो वहां से कर लो, या जो मैंने बुक प्रोवाइड करी है तुम लोगों को, या फिर वहां से करो, दो में से किसी एक जगह से करो, ठीक है। बट ये है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। एक रूल है कि किसी भी काम को बार बार, मैं बोल रहा था ना, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो ये आगे के जो 3-4 महीने हैं इसमें अगेन एंड अगेन तो तुम करोगे। अगेन एंड अगेन में क्या कर सकते हो, एक तो हो रहा है प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो प्रैक्टिस में तुम्हें गेन मिल जाएगा मार्क्स में। या फिर दूसरी चीज है मक्कारी, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो मक्कारी के टर्म्स में गेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेवल के मक्कार हो चुके होगे और तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें किसके ऊपर अगेन एंड अगेन एंड अगेन लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने लोग बोलते हैं सर हमें इंग्लिश नहीं आती, वोकैबुलरी पढ़ो, बार बार पढ़ो, तुम दुखी हो तब भी पढ़ो, तुम खुश हो तब भी पढ़ो, ठीक है, बोरिंग लग रहा है तब भी पढ़ो, लेकिन 4 महीने तक नहीं छोड़ना है इसको। इन द सेम वे मैथ्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, ये नहीं छोड़ने हैं। अगर आगे लाइफ में कहीं जाना चाहते हो ना, तो ये 4 महीने समझ लो कि बस यही एक टाइम बचा हुआ है 4-5 महीने का, इसके अलावा तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बहुत लोग बड़े ही चिल होकर के बैठे रहते हैं। क्या चिल होकर के बैठे रहते हैं, अभी तो हमारा 12th है, पहले 12th तो हो जाने दो, फिर 12th होने के बाद अरे अभी तो 12th हुआ ही है, अभी तो 1 साल ड्रॉप करेंगे हम। हमें तो पता है नहीं, तो दूसरा हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अनभिज्ञ थे इन सब चीजों से, हमें तो कुछ नहीं पता था, तो हमने इसलिए 1 साल पूरा ही ड्रॉप लिया। हाँ फिर नहीं, एनडीए, अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट इज अ गुड थिंग इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट कि हाँ मुझे एनडीए की प्रिपरेशन करनी है। अब मैं जब भी कहीं सेमिनार लेने जाता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपको करियर ऑप्शन चूज करना है, सब बोलते हैं हाँ, फिर मैं बोलता हूँ सक्सेस रेशियो पता है 0.15, मुझे लग रहा है शायद उससे भी कमी होगा, उतना ही है, मतलब 100 में से 0.15 बंदा जा पा रहा है, या ऐसे कर लो कि 1000 में से 15 बच्चे जा पा रहे हैं, ठीक है। मुझे डाउट हो रहा है कि उससे कम होगा, वैसे 1000 में से 15 बच्चे जा पा रहे हैं, 1000 में से 15 नहीं, 1000 में से भी 1.5, 15 नहीं 1.5, 10,000 में से 15, ये कंडीशन ठीक है, 10,000 में से 15 बच्चे जा पा रहे, ये है वहां का सक्सेस रेशियो। तो तुम किस बेसिस पे चूज कर रहे हो, अगर तो तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ भैया मैं पढ़ने में इतना तेज हूँ, मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आराम से निकाल लूंगा, तो आप जाओ, ठीक है, रिटर्न निकालो, भी निकालो, सब कुछ। लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है, ये इंसान को अपनी औकात पता होती है खुद को, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको खुद के बारे में पता होता है कि मेरे से जेई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है, और दूसरे वालों को भी पता होता है कि मेरे से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। तो आपको जो पता है उस लेवल पे जाओ ना यार, ठीक है, ऐसे मतलब फर्जी किसी भी लेवल पे मत कूद पड़ो। तो सबसे पहले तो वही चूज करना होता है, बट एनीवे चलो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा प्लस मींस पता नहीं क्या, एक कमांड दे दी है, माइनस मींस, लेकिन तुमने ऐसे क्वेश्चन तो देखे होंगे ना, प्लस का मतलब इनटू, तो माइनस का मतलब कुछ और, तो फिर उसका मतलब कुछ और, ऐसे करके वो दे देता है, और फिर उसके बाद वो किसी एक चीज की वैल्यू पूछ रहा होता है। तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है आराम से, हालांकि इन्होंने यहाँ पे कमांड दे दी उल्टी सीधी, इसलिए नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को अभी नहीं कर रहा हूं, हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, इन अ सर्टेन कोड बजाज इज रिटन एज दिस एंड ब्लैक इज रिटन एज दिस एंड रेस्ट इज रिटन एज दिस। तो लेटेस्ट कैसे लिखा जाएगा, लेटेस्ट का बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। देखो लेटेस्ट एल देखो कहां पे है, एल यहां पे है, ठीक है, और एल 4 है, तो यहां पे केवल पहला यही ऑप्शन है जहां पे पहले 4 लिखा हुआ। कोडिंग डिकोडिंग हमने करी है क्लास में, मैंने इसके लिए भी एक मास्टर क्लास लगाई थी, मेरे ख्याल से कोडिंग डिकोडिंग कराई थी ना मास्टर क्लास में। A notebook cost ₹10 each and pencil cost ₹7 each if
कस्टमर स्पेंड ₹64 ऑन दीज टू आइटम्स, द नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेज। कितने नोटबुक उसने परचेज किए बताओ? 5 या 6? 14 की 2 चलो देखो ये बिल्कुल सिंपल है। 5 नोटबुक करोगे तो 50 की होगी। अब रिमेनिंग कितना बचा है? 14 रुपए बचे हुए हैं, तो उससे हमारे पास क्या जाएंगी? 2 कैंसिल आएंगे। और ये ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है, तुम ऑप्शन चेक कर सकते हो उठा करके। अरुण के पास 1128 रुपीज है उसके पॉकेट में, और डिनोमिनेशन कैसा? कहीं से चिल्लर बटोर के लाया है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए और 50 रुपए और 100 रुपए। कहीं तो मंदिर के पास ही बैठा था, जहां से इसने इतने पैसे इकट्ठे किए और 1128 रुपए उसने जेब में भर लिए। इफ नंबर ऑफ नोट्स इन ईच डिनोमिनेशन आर इक्वल, सभी डिनोमिनेशन के नंबर ऑफ नोट जो है वो इक्वल है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट ही नंबर ऑफ नोट्स अगर इक्वल है। अब पहले देखो डिनोमिनेशन कितने हैं? 1 7 डिनोमिनेशन, और हर एक डिनोमिनेशन के इक्वल नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ नोट्स का मतलब कितना हो गया? मान लेते हैं x नंबर, का भी x है, इसका भी। तो आप क्या बोलोगे? टोटल कैसे आएगा? x इंटू 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x इंटू 5 प्लस x इंटू 10 प्लस x इंटू 20 प्लस x इंटू 50 प्लस x इंटू 100। ये सारे के सारे मिलाकर के कितने बनने हैं? 1128। यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट फटाफट शुरू हो जाओ। हाँ, x की वैल्यू 6 आएगी, लेकिन आंसर में x नहीं पूछा है। मतलब 1 रुपए के 6 नोट है, फिर 2 रुपए के 6 नोट है, फिर 5 रुपए के 6 नोट, ऐसे 6 6 6 करोगे 7 टाइम्स तो कितना जाएगा? 6 इंटू 7। नाउ सोहन स्टार्टेड हिज स्कूल फ्रॉम हिज स्कूल, अपने घर से, अपने स्कूल से शुरू हुआ वो। आफ्टर ट्रेवलिंग स्ट्रेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर ही टर्न लेफ्ट फॉर द मार्केट एंड ट्रेवल्ड स्ट्रेट फॉर 7 किलोमीटर। He now turn left again and travel straight for another 4 kilometer and then again turn left and travel 7 kilometer. How far Sohan is from school? देखो अब स्कूल की दिशा कोई भी बना लो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट पे बात कर नहीं रहा हूं। हम क्या बोलेंगे कि सोहन जो था अपने घर से, अपने स्कूल से निकला 18 किलोमीटर, भाई 18 किलोमीटर तक, तो ये आ गया 18 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो लेफ्ट को उसने टर्न मारा, ठीक है, और ऊपर आ गया 7 किलोमीटर, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ये आ गया भाई 7। एक टर्न और मारा उसने, तो ये गया 4 किलोमीटर, ये हो गया 4। फिर वापस 7 पीछे आ गया, यहां पे आ गया 4 घटाना पड़ेगा। 18 माइनस 4 करोगे तो क्या जाएगा? 14 किलोमीटर इज द टाइम। समझ में आ रहा है? A pizza is divided into 10 equal slices. Each slice is cut at an angle of, टोटल 360 होता है, 10 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 36 डिग्री आ गया। अब यार ये क्वेश्चन जो है ये सिनर्जी का ही क्वेश्चन है, ये सिनर्जी ने जो दिया हुआ अपने मॉक टेस्ट का ही क्वेश्चन। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप आराम से कर सकते हो, इसके लिए 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लग रहा है। Total ages of Kamal, Anita, Suman and Anmol is 104 years. What will be their average age 4 years from now? कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोगों की एज है 104 साल। अब वो बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद इनकी एवरेज एज क्या होगी। तो 4 साल के बाद तो सब लोग 4 साल बढ़ जाएंगे ना। 104 तो अभी थी और 16 और बढ़ गई, और एवरेज निकालनी है तो हमें डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा? 26, और ये कितना आ जाएगा? 4। एज कितनी हो गई? 30। फिर और ये एवरेज का भी देखो सिंपलेस्ट फॉर्म है क्वेश्चन, एवरेज का कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है।
A car driver knows 6 different paths from P to Q and 4 different paths from Q to R and 3 paths from R to S and 2 paths from S to. How many paths did he know from P? ध्यान से देखना, P यहां पे था, P से Q तक जाने के लिए उसके पास कितने पाथ हैं? 6. Q से लेकर के R तक जाने के लिए 4. फिर R से S के लिए कितने हैं? 3. और S से T के लिए है 2. ठीक है, अब वो बोला बताओ कितने पाथ जानता है ये सब ऐड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे? ये सब मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि P से T तक जाना है तो हमें ये सब करना है, दिस एंड देन दिस एंड देन दिस. तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, बेसिकली देखा जाए तो PNC का क्वेश्चन है ये. ठीक है ना, सब मल्टीप्लिकेशन होगा. 6 into 4 into 3 into 2. आंसर विल बी 144. ठीक है, नेक्स्ट है, इन अ ग्रुप ऑफ 42 बॉयज 21 लाइक्स पंजाबी. 21 लोग हैं जिनको पंजाबी सॉन्ग पसंद है, 18 लोगों को हिंदी सॉन्ग पसंद है और 9 लोग जो है 9 ऑफ देम लाइक्स नन ऑफ दीज 2 एंड रेस्ट ऑफ देम लाइक बोथ. ठीक है, रेस्ट ऑफ देम लाइक बोथ. हाउ मेनी ऑफ देम लाइक बोथ पंजाबी एंड हिंदी सॉन्ग? टोटल 42 है. 21 लोगों को पंजाबी पसंद है, 18 लोगों को हिंदी पसंद है और 9 लोगों को कुछ भी नहीं पसंद है. नौ लोगों को कुछ भी नहीं पसंद है. ध्यान से देखना, ये है, ये सेट है. ए हो गए पंजाबी पसंद है, बी हो गए हिंदी पसंद है, ये हो गए पंजाबी पसंद, ये हो गए हिंदी पसंद है. उनके बीच में होंगे जिनको दोनों चीजें पसंद होंगी. पूरा जो टोटल नंबर है वो कितना? 42 बॉयज का. ये जो ये वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट, ये कितने हैं? ये 9 लोग हैं. 9 लोगों को ना तो ये पसंद है ना ये पसंद है, दोनों ही चीजें पसंद है. तो अगर मैं 42 यानी कि टोटल नंबर में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आएगा? 33 आ जाएगा. तो N ऑफ A यूनियन B ये कितना आया? 33. अब आप क्या बोलोगे? NA प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इज व्हाट? 33. NA कितना है? 21. NB कितना है? 18 माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B. सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा. अगेन फॉर्मूला पता है, डायग्राम बनाना आता है तो होगा, नहीं पता है तो कुछ नहीं. समझ में आ रही बात? होपफुली यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, समझ में आ. गुड, मूविंग ऑन. HCF and LCM of two number are 36 and 756 respectively. Find the possible pair of number. कौन सा पॉसिबल पेयर हो सकता है? फॉर्मूला था, याद आ रहा है ना? याद आ रहा है? अगर दो नंबर हैं और उनका HCF और LCM दिया हुआ है तो फॉर्मूला ये होता है कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू LCM. तो यहाँ पे जो x इंटू वाई है ये कितना हो जाएगा? 36 इंटू 756. तो अब हमें यहाँ से ऑप्शन उठा करके चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारे लिए काम करेगा. देखो, इसमें से 2 निकालो और इसको दे दो तो ये 72 हो जाएगा. और ये देखो जरा, ये 378 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये मैच कर रहा है तो हो गया, खत्म, वहीं से ही हो जाएगा. दैट क्लियर? Two numbers are in the ratio of 3:5. If 9 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio of 12:23. The smaller number is what? बताओ भाई, जल्दी से बताओ. इसको आपको नंबर को लेना है 3x और 5x, ऐसे दो नंबर ले लो. और उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि अगर दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट किया गया तो ये किसके इक्वल आएगा? 12/23 के इक्वल. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू निकालो. ठीक है, और x का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना तो आपको स्मॉलर नंबर मिल जाएगा. ये सुनो, यही तो दो नंबर थे जो किस रेशियो में थे? इसमें थे.
अगर मैं दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो नए नंबर किस में आ जाएंगे, 12 और 23 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 69x माइनस 9 इंटू 23, और यहाँ पे क्या आएगा 60x माइनस 108, तो इधर आ जाएगा 9x। इस टर्म को यहाँ पे लेकर के आओ, 207 माइनस 108, तो 9x इक्वल टू क्या आएगा 99, x का वैल्यू आया 11। क्लियर है? The length of the rectangle increases by 20% and breadth by 30%. Then the perimeter of the rectangle will increase by, ये रेशियो नहीं है, ये परसेंटेज। हाँ करो करो करो, फटाफट करो, जल्दी से बताओ मुझे। एप्टीट्यूड में अच्छे मार्क्स आपके जा सकते हैं, तो 50 क्वेश्चन है। अब मान लो कि अगर उसमें उसने 10 क्वेश्चन जीके के पूछ लिए तो 40 तो डूएबल है। 40 क्वेश्चन वो बहुत आसान देता है। हम लोग जो क्लास में करते हैं वो तो एक लेवल अप ही करते हैं। ये अपने क्लास के क्वेश्चन है जो थोड़े बड़े हैं। इससे पहले वाले जो 10 क्वेश्चन थे वो मॉक टेस्ट के थे, ठीक है। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो थोड़े से एक लेवल अप ही करते हैं ताकि वहां का क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो आउट ऑफ 50-40 क्वेश्चन आर डूएबल, क्योंकि रिमेनिंग 10 क्वेश्चन हमें नहीं पता जीके आती है कि नहीं आती है, ज्योग्राफी उस समय याद आ रही है कि नहीं आ रही, बट रिमेनिंग 40 आर डूएबल। लेंथ जो उसकी इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, 20%। अब एल को अगर आप 20% इंक्रीज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20l/100, यही तो होगा। और ब्रेड्थ उसका कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये हो जाएगा 30b/100, ये हो गया इंक्रीज। अब पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है 2 × l + p, ये इनिशियल पेरीमीटर है। अब बाद का पेरीमीटर जो आएगा p' वो कहां से आएगा, वो आएगा 2 टाइम्स जो नया वाला लेंथ है। नया वाला लेंथ कितना है, वो है l + l/5 एंड b + 3b/10, यही तो आया। तो अब आप बोलोगे कि चेंज कितना हुआ, तो चेंज कितना हुआ उसमें से तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि p' माइनस p, और जब परसेंटेज निकालना होगा तो डिवाइडेड बाई p × 100। अब परसेंटेज चेंज तुमने बहुत जगह पर देखा है। अभी तुम ग्रेविटेशन पढ़ रहे होगे, ग्रेविटेशन में भी तो परसेंटेज चेंज आता है कि इतनी हाइट पे चले जाएंगे तो g की वैल्यू बदल जाएगी, तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो तुम क्या बोलते हो, दैट विल बी g' माइनस g डिवाइडेड बाई g × 100, यही तो करते हो ना, वही तो यहाँ पे भी करना है। यहां देखो, द एज ऑफ द फादर 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence, father's age will be twice that of his son. The ratio of the present age. जल्दी निकालो, फटाफट निकालो। सिद्धांत सिनर्जी में जी के आती नहीं है। मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर करके चल रहा हूं कि बाई चांस अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आए जो जीके या ज्योग्राफी है उस चीज से आ गए तो भी 40 क्वेश्चन डूएबल होते हैं। 7:3। फादर का एज ले लिया है x, सन का एज ले लिया है y। 10 साल पहले, यानी कि x - 10 और y - 10 करोगे 10 साल पहले, तो फादर का एज क्या था, सन के एज का 3 टाइम्स था, यानी कि x - 10 कैन बी रिटन एज 3y - 30, ऐसा लिखा जा सकता था, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो x - 3y = -20, इक्वेशन नंबर 1। 10 साल के बाद, यानी कि x + 10, फादर का एज सन के एज का ट्वाइस हो जाएगा, यानी y + 10 हो जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा x - 2y = -10। दो इक्वेशन आ गई हैं, दोनों को सॉल्व कर लो। जैसे ही x और y निकाल लोगे तो आपको रेशियो क्या निकालना है, x/y का रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन सिनर्जी के क्वेश्चन से बड़ा है, सिनर्जी का क्वेश्चन इससे आसान आता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन बड़ा इसलिए डाला है क्योंकि अगर हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो वाला हमसे आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। किसी को लैंग्वेज समझ में आ रही है, इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, सबको लैंग्वेज समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं है, क्लियर है ना ये? ओके। A sells an article to B at a profit of 20% and B sells it to C at a loss of 10%. If C pays 540 rupees for it
एट व्हाट प्राइस डिड ए बाय, एट व्हाट प्राइस डिड ए बाय। बाय मतलब कॉस्ट प्राइस, ए को कितने का पड़ा, तो हम ए के लिए कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, सपोज एक्स, ए के लिए कॉस्ट प्राइस एक्स है। अब उसने क्या किया, 20% के प्रॉफिट पे बेचा बी को, तो 20% के प्रॉफिट में मतलब 20x/100 इतने पे बेचा होगा बी को। ए ने इतना पैसा लेकर के ये चीज बेच दी बी को। ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस है, बट ए के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। समझ में आ रहा है। अब बी ने क्या किया कि 10% लॉस पे बेचा सी को। अब देखो बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था, ये था। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4x/5 होगा, सॉरी नॉट 4x/5, x/5 सिंप्लीफाई करोगे तो 6x/5। ठीक है, तो बी ने कितने का खरीदा, 6x/5 का, लेकिन बी ने बेचा कितने का, 10% के लॉस पे। तो 10% का लॉस मतलब 10/100 हो गया, 5 यहाँ पे था ही था। ठीक है, अगर हम यहां से 6/5 कॉमन निकाल लें, बेसिकली 1 - 1/10 हो जाएगा, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 9/10 लिख सकते हो। तो 6x/5 इंटू 9/10 इतने पे उसने बेचा। अब बोला कि सी ने 540 रुपए पे किए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये हो जाएगा 6 से डिवाइड करोगे 10, बेसिकली x कितना हो गया 500। तो x का वैल्यू यानी कि a के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 500। समझ में आया। अब देखो अगेन सिनर्जी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 3 स्टेप तक नहीं जाएगा, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, आसान होगा। मैंने फिर से ये थोड़ा सा लेंथी करके बताया है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से या तो आपने कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ है कहीं कहीं पे। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो बोलो। क्लियर, लोगों को क्लियर है ना। ये है सीरीज। ठीक है, तो सीरीज का हमें क्या बताना है सीरीज में, अच्छा इसमें हमें वो निकालना है कि कौन सा ऑड वन है। एक्चुअली हमें निकालना है कि कौन सा वाला ऑड वन है, ऑड वन आउट का सीरीज। बताओ कौन सा वाला ऑड है। तो 1 1 2 इज द रॉन्ग आंसर, ऑड वन आउट। कैसे निकाल रहे हो, डबल प्लस 4। अगर हम उल्टा जाएंगे तो सारे नंबर हमें कैसे मिल रहे हैं, डबल प्लस 4 करके। देखो यहां से यहां जाओगे ये डबल प्लस 4 करके मिलेगा, यहां से यहां जाओगे डबल प्लस 4, यहां से यहां जाओगे तो डबल प्लस 4, सबको ऐसे मिल रहा है। सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जो डबल प्लस 4 करके नहीं मिल रहा है। देखो 24 इंटू 2 + 4 करोगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसमें करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे करेंगे केवल ये एक है जो सीरीज ब्रेक कर रहा है, बाकी सारे के सारे डबल प्लस 4 करके हमें मिल। क्लियर है ना। P and Q working together can complete a certain work in 6 days. P और Q जब एक साथ काम करते हैं तो 6 दिन में अपना काम कंप्लीट करते हैं। Q alone can do it in 8 days और Q अकेला 8 दिन में कर लेता है। In how many days P alone could finish the same? P कितने दिनों में कंप्लीट? ये वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये पता है? कैसे किया जाता है? एक दिन का काम निकाल करके किया जाता है। देखो P और Q दोनों का एक दिन का काम, 1 डे में ये कितना कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे 1/6। अब क्या है, अगर P का 1 डे का काम देखना है वो तो हमें पता है नहीं, तो मैंने उसको ले लिया कुछ, मतलब P x डेज में कंप्लीट कर लेता तो सपोज वो 1/x हो जाए। और Q का 1 डे का काम देखना होगा, तो Q ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया, 8 डेज में, तो कितना जाएगा 1/8। तो एक दिन का काम ऐड कर लो, 1/x + 1/8 = 1/, yes, it will be 1/6 - 1/, सिंप्लीफाई कर लो, 24। समझ में आ रहा है ना। सिनर्जी में इतना ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन का, जो वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं उनका इजीएस्ट फॉर्म इस तरीके का क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट,
ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वन टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 2 hours एंड अनदर कैन एम्प्टी द सिस्टम इन 3 hours। जो एम्प्टी कर रहा होता है उसको माइनस करना होता है, जो फिल कर रहा होता है उसको प्लस करना होता है। और वो भी कैसा, 1 hour का कितना काम होगा, तो 1 hour में देखेंगे इसका होगा 1/2 और क्यू वाले का होगा 1/3 और ये एम्प्टी करना तो हमको ये सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब उसके बाद देखो कि कितना टाइम लग रहा है, मतलब 1 hour में बेसिकली कितना हो पा रहा फिल। देखो 1 hour में अगर केवल एक टैप चल रहा होता तो इतना फिल हो जाता, लेकिन दूसरा उसको खाली भी कर रहा है ना। तो अगर आप देखोगे कि 1/2 माइनस 1/3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 1 घंटे में 1/6 पार्टी तो फिल हुआ, तो कितने घंटे में पूरा भर पाएगा, 6 घंटे में पूरा। ऐसे ये वाले क्वेश्चन आते हैं, काफी आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन 60 मीटर इन लेंथ ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास अनदर ट्रेन 84 मीटर। दो ट्रेन है जिनकी एक की लेंथ है 60 और एक की 40, प्रोसीडिंग इन सेम डायरेक्शन एट अ रेट ऑफ। देखो क्या हो रहा है, एक ट्रेन ये है या दूसरी ट्रेन कहीं यहाँ, दूसरी ट्रेन चल रही है तेज, 60 मीटर की है ये और 84 मीटर की है ये। इसकी स्पीड जो है वो है v1, इसकी स्पीड है v2। ऑफ कोर्स v1 जो है वो ज्यादा है, वो कितना है 42 है, और v2 जो है वो कितना है वो 30 है, लेकिन ये kmph है, याद रखना। अब मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आती है, उनके सबट्रैक्शन से। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो हमें स्पीड ऐड करनी पड़ती है, याद रखना ये। और अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड हमें सबट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो आएगा 42 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें ये मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, क्या 5/18, ये आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। अब इनको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 60 प्लस 84, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज 60 प्लस 84। ठीक है, तो ये हो गया 144। याद रखना, दो ट्रेन होंगी तो दोनों की लेंथ लेनी है, एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म होगा तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ लेनी है। लेकिन अगर एक ट्रेन और एक पोल होगा तो सिर्फ एक ट्रेन की लेंथ लेनी है। समझ में आ रहा है ना, दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड करनी है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड करनी है, लेकिन ट्रेन और पोल है तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ। तो अब स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम कितना आएगा, ठीक है, मतलब जो भी इसका करेक्ट आंसर आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? नाउ सेम क्वेश्चन रिवर एंड बोट में भी बनता है। यहां पे भी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, और जब आप अपस्ट्रीम जाते हो तो दोनों की सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब यहां पे वो क्या बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ अ बोट इज इन स्टिल वाटर, मतलब ये बोट का स्पीड दे दिया उसने, बोट का स्पीड दे दिया है स्पीड ऑफ बोट दे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का 1.5 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोल रहा है कि अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 किलोमीटर, मतलब एक आदमी है जो यहाँ पे पॉइंट P से स्टार्ट करता है और यहाँ पॉइंट Q तक जाता है, और ये जो डिस्टेंस है वो 22.5 किलोमीटर की डिस्टेंस। पहले तो यहां से यहां तक जाएगा और फिर यहां से वापस आएगा। ठीक है, तो बोला कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम, उसने कितना टाइम टोटली लिया। कैसे निकालोगे इसको, तो जब ये यहां से यहां जा रहा है, मान लेते हैं अपस्ट्रीम का केस है, तब जो टाइम आ रहा होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 22.5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि सॉरी डाउन स्ट्रीम ले लेते हैं पहले वाले में, तो डाउन स्ट्रीम लोगे तो 7.5 हो जाएगा।
और दूसरे केस में अपस्ट्रीम लोगे तो 22.5 डिवाइडेड बाय उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4.5। अब दोनों टाइम निकाल लो और फिर क्या करना पड़ेगा T1 प्लस। ठीक है, किसी को ये समझने में डाउट हो आराम से देख लो, पहले बहुत आराम से देख लो, किसी को समझने में कहीं छोटा सा भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। इसे पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज आ रहा था। क्लियर है ये? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, नदी के साथ में जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम जब भी आप जाओगे तो वहां पे जो आपकी जो स्पीड है SB प्लस SS हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। और जब आप अपस्ट्रीम जा रहे होगे मतलब नदी के अगेंस्ट में जा रहे होगे तो वहां पे माइनस कर। तो पहले जो टाइम निकाला वो हमने कैसे निकाला, ये मान करके कि वो डाउनस्ट्रीम जा रहा था और दूसरे में वो अपस्ट्रीम जा रहा था। लास्ट में दोनों टाइम ऐड कर दो। इज दैट क्लियर? A hall whose length is 16 meter and breadth twice its height takes 160 meter of paper 2 meter wide for its 4 walls. क्वेश्चन सुन के ही तुम्हारी हालत खराब। वॉलपेपर लगाया गया वहां पे, वॉलपेपर कैसा कितना लगा है, कितनी लेंथ और इतनी विड्थ का वॉलपेपर लगा है, यानी कि 4 दीवारी का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो वो कितना होगा, वो होगा 162 इंटू किसका एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। अब समझो इसको हो क्या रहा है, वो ऐसा रहा है कुछ कि ऐसा एक हॉल बनाया गया है, ये 4 दीवारी वाला हॉल बनाया गया है। ये हॉल है अपना, लेंथ उसने ऑलरेडी दे दी है कि इसकी 16 मीटर की लेंथ है, और वो क्या बोल रहा है कि इसकी जो ब्रेथ है वो कैसी है, हाइट की ट्वाइस है। मतलब अगर आप हाइट ले रहे होगे h तो ये कितनी हो जाएगी, ये जो ब्रेथ है ये कितनी हो जाएगी 2h, ये हो जाएगी। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन जानबूझ करके दिया है मैंने। अब वो बोला कि ये जो 4 दीवारी है ना, ये जो 4 दीवारी है इनका एरिया कितना है, वो तो इतना ही है। अगर हम ये 4 दीवारी का एरिया निकाले, देखो एक तो ये वाली दीवार दिख रही है, इसका एरिया कैसे निकालोगे 16 इंटू h, और ये जो पीछे वाली दीवार थी ये भी तो सेम एरिया की होगी, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। और दूसरी ये वाली दीवार दिख रही है, ये इसका एरिया कितना होगा h इंटू 2h। और ये किसके इक्वल है 168 इंटू। तो क्या यहां से h का वैल्यू निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर आप यहां से h का वैल्यू निकाल लोगे तो, क्योंकि h का वैल्यू एक बार आ गया तो आपको ब्रेथ मिल जाएगी और फिर आप इसका फ्लोर का एरिया भी निकाल सकते हो, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? फिर भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन तुम्हें आइडिया समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज देखने के बाद तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है। कोई डाउट है किसी को भी? पक्का? ओके। सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, यह है सर्कुलर वायर जिसकी रेडियस है 42 सेंटीमीटर। इस कट को कट कर दिया गया एंड बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इसको कट करके इसका एक रेक्टेंगल बना दिया गया। ठीक है, whose sides are in the ratio of 6:5, ये हो गई 6, x हो गई 5। Find the smaller side of the rectangle, कैसे फाइंड आउट करोगे? फिर एरिया निकाल के क्या करेंगे, सरकमफेरेंस निकालेंगे, एरिया नहीं निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। एग्जैक्टली। तो हाँ, इसके केस में सरकमफेरेंस बोल दो, इसके केस में पेरीमीटर बोल दो। तो भाई जब आप इसके केस में इसकी सरकमफेरेंस निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, तो आप बोलोगे 2 पाई
आर, और इसके में पेरीमीटर निकालोगे तो जाएगा 2 टाइम्स 6x प्लस 5x दैट इज 11x। x का वैल्यू निकाल लो, और जैसे x का वैल्यू निकालोगे तो स्मॉलर साइड क्या हो जाएगी 5x, 5 से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन हो गया खत्म। जल्दी से करके बताओ यार, फटाफट फटाफट हाथ चलाओ, थोड़ा फटाफट हाथ चलाओ। यहां से ये काटो 2, यहां से काटो 6, यहां से उज्जवल क्लियर हुआ? A motor car does a journey in 10 hours. The first half at 21 km per hour and the rest at 24 km per hour. Find the distance. करो करो करो। जो तुमने कलाकारी बताई है ना, उस हिसाब से एक बार करके भी तो दिखाओ मुझे। मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि तुम पहले कंफ्यूज हो गए, लेकिन तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम सॉर्टेड हो कि हाँ हमें क्या करना है, कैसे मतलब गलत करना है। नहीं करो, गलत करना जरूरी है एक बार, और हो सकता है उससे सही हो जाए। तुम सही बोल रहे हो। मैं यही सुनना चाह रहा था कि एवरेज स्पीड लगा लो यहाँ पे, ट्वाइस v1 v2, ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आ गई तुम्हारे पास एवरेज स्पीड, और इसमें समय से गुणा कर दीजिए तो आपके पास दूरी आ जाएगी, उत्तर की प्राप्ति होगी। अब मुझे पता है कहां कंफ्यूजन लग रहा था, तुम बोल रहे, मुझे लग रहा था कि तुम बोलोगे सर फर्स्ट हाफ टाइम का फर्स्ट हाफ है कि डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ है, तो जनरली टाइम का नहीं, डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको? ये जो फॉर्मूला है इसको तो अच्छी तरीके से याद कर लो। कभी भी वो बोले, फिजिक्स में भी पूछा जाता है, एंग्लो वाले तो बहुत पूछते हैं इसको, एंग्लो वाले रिटर्न में तो पूछेंगे, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन कई बार, तो ये तुम्हें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये मतलब एक्चुअली ये इसलिए भी पूछा जाता है ना क्योंकि ये एवरेज के फॉर्मूले शिप पे यूज होते रहते हैं कई बार, तो तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए। ये A car travels the first 1/3 of a certain distance. First 1/3 कितने से किया? 10 से किया। Then next कितने से किया? 20 से। Then next कितने से किया? 60 से। अब बताओ भाई एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की क्या थी? ये आएगा थ्राइस v1 v2 सॉरी v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आ रहा होगा तो देखो, ये डिस्टेंस लो d, ये वाला लो d, और ये वाला भी लो d। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 3d। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो पहले वाले का टाइम कितना आएगा? d बाई v1, दूसरे वाले का d बाई v2 और तीसरे वाले का d बाई v3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहीं आ जाओगे। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके यहीं आ जाओगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ये फिजिक्स में भी कराया गया होगा, ये एप्टीट्यूड में भी कराया जाता है, और ये क्वेश्चन भी एंग्लो में एक बार ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सिनर्जी वाले में भी डाल दिया, एंग्लो में पूछा गया था ये। मतलब आईएएस का बहुत पुराना क्वेश्चन होगा। मैंने एक्चुअली वो क्वेश्चन निकाले हैं जो सिनर्जी के लेवल से थोड़ा सा अप है, ताकि हम उतना क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो सिनर्जी वाला हम आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन सिनर्जी के लेवल के हैं, एक दो क्वेश्चन थोड़े अपर लेवल पे। इंग्लिश में वैसे देखो, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में ऐसा कुछ सॉल्व करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मैं क्लास में करा रहा हूँ,
अभी तक जो मैंने कराए होंगे ना, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव, दिस एंड दैट, ये सारा वही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो शेयर कर दूंगा आपके साथ में। आपको क्या करना है, वो अपना प्रैक्टिस करना है घर पे। जितने भी लोग यूट्यूब वाले जो उस पे ऐड हुए होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ये सारे के सारे पेपर्स। ठीक है, और तुम लोगों को मैं तुम्हारे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो इंग्लिश वाले सारे के सारे क्वेश्चन तुम अपनी तरफ से गो थ्रू कर सकते हो। वैसे इंग्लिश का सारा सिलेबस, इंग्लिश में सारा जैसा कुछ नहीं आता है। इंग्लिश में केवल ग्रामर आएगी, वोकैबुलरी आएगी, बेसिक बेसिक चीजें होती है। हाँ, इसमें कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा आते हैं इंग्लिश में। तो आपको वो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार आप सब लोग जाकर के गो थ्रू करो। और जितने भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक पेपर और रखूंगा मार्च एंडिंग में, वो लोग तब देख लेंगे। तुम्हारे लिए तो आप पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिनर्जी वाले और ये वाले पेपर स्टार्ट करवा दूंगा। मतलब जितने भी 200 या 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, तुम ये समझ करके चलना कि वो सिनर्जी और IMUCT के लेवल पे ही बना करके डाले जाते हैं। ओके।